गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज की। हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट और व्याकरण हम कह सकते हैं ग्रामर। ओके, चलिए मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूँ, साथ साथ आपको भी मेरे साथ में रीड करना है। जब हमारे पास अर्थात मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तब मनुष्य संकेतों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। ये संकेत कई प्रकार के होते थे, इशारों से, चित्रों से आदि। मतलब देखिए, जब हमारे पास में जब कुछ भी नहीं था ना, तो मनुष्य का आदान प्रदान, जैसे एक आपने देखा होगा गूंगे व्यक्ति को, गूंगा व्यक्ति क्या करता है, इशारों से बात करता है। तो सेम, जब तक भाषा नहीं थी, मनुष्य भी अपना सारा काम इशारों में ही करता था या कोई चित्र दिखाकर करता था। राइट, वह अपने मुख से कुछ भी आवाज़ें भी निकालता था। धीरे धीरे मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए अक्षर बने। और वो मुंह से कुछ भी बोलता था, ठीक है, कुछ भी तो ध्वनि, कोई तो आवाज़ ऐसी थी जो निकलती थी। उसी आवाज़ को जोड़ जोड़ करके, मतलब जब वो आवाज़ें निकलने लगीं, ठीक है, जब धीरे धीरे मुख से आवाज़ें निकली, तो प्रत्येक ध्वनि के लिए हर एक अक्षर निर्धारित कर दिया गया कि अगर मैंने कहा ए तो इसका मतलब है ए, यानी कि इसका एक मैंने अक्षर दे दिया ए। छोटा आ, यानी कि इसका मतलब मैंने अक्षर दे दिया आ, ये आ बन गया। तो तब हमारा धीरे धीरे ध्वनि के लिए अक्षर बने, अक्षर से बने फिर शब्द, और शब्दों से बने पूरे वाक्य। ठीक है, जैसे अक्षर से आ एक अक्षर है, माँ एक अक्षर है, ठीक है, इन दोनों अक्षर को मिलाकर के एक शब्द बनाया आम, तो ये हो गया आम। अब इसको पूरा वाक्य भी बना दिया, आम फलों का राजा है। तो शब्दों को मिलाकर के क्या बन जाता है, वाक्य। अक्षर से मिलकर बनते हैं शब्द। धीरे धीरे ये आवाज़ें निश्चित वस्तुओं और क्रियाओं के लिए प्रयोग में आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे ये जो जितनी भी आवाज़ें थी, ये निश्चित वस्तुओं के लिए, मतलब कुछ वस्तुओं का नाम रख दिया गया, कुछ क्रियाओं का नाम रख दिया गया, और वो उसमें आनी शुरू हो गई। इस तरह भाषा का विकास होता चला गया। ठीक है, देखिए परिभाषा देख लेते हैं एक बार। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। मतलब जो आपके भाव होते हैं और जो आपके विचार होते हैं, उसका एक दूसरे को बताना, मतलब आदान करना, किसी को बताना, और वो उधर से फिर रिप्लाई मिलेगा, मीन्स उसको आदान प्रदान करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के रूप, प्रकृति में हमें अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे हवा का सनसनाना, जब तेज़ हवा चलती है तो आपको केवल सनसन की आवाज़ आती है। राइट, चिड़ियों का चहचहाना, गाय का रंभाना आदि। लेकिन हम इसे भाषा नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको भाषा थोड़ी कह सकते हैं। जब हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, ठीक है, मतलब दूसरों के सामने रखते हैं, और पढ़कर या सुनकर समझते हैं, तो ये भाषा कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। फर्स्ट, जो बोलकर कही जाती है, मीन्स मौखिक भाषा। सेकंड, जो हम लिखकर किसी को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड लिखित भाषा। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, दो होते हैं। फर्स्ट है आपका मौखिक भाषा, सेकंड है आपका लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, बोलकर या सुनकर समझना। लिखित भाषा लिखकर या पढ़कर समझना। राइट, आपने समझा कि भाषा मौखिक और लिखित होती है। भाषा के मौखिक रूप जो होता है उसको बोली कहते हैं। राइट, बोली और भाषा में अंतर होता है। देखिए, बोली वो होती है जो कुछ गाँव तक सीमित रहती है और बोली जाती है। भाषा वो होती है जिसको राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता है, जो हर कहीं बोली जाती है। तो बोली क्या होती है, जो बिल्कुल सीमित जगह पर बोली जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप यहाँ से कहीं और जाते हैं, किसी और विलेज में जाते हैं, तो वहाँ की भाषा कुछ और चेंज हो जाती है। राइट, तो भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। बोली सीमित अथवा छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का छोटा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भाषा जो है हमारी बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है, और लेकिन बोली जो है वो छोटे क्षेत्रों तक सीमित रहती है, कि बस गांव तक की भाषा रहती है, उसको हम बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। हमारे देश में बोली जाने वाली बोलियां जो हमारे देश में बोली जाने वाली कुछ बोलियां हैं, जैसे कि बुंदेली, गढ़वाली, मगही, भोजपुरी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी आदि। ठीक है, इन क्षेत्रों में केवल यही भाषा, मतलब यही बोली बोली जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। राइट, मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाती है, भोजपुर में भोजपुरी बोली जाती है। तो ये हमारी कुछ बोलियां हैं जो केवल छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी राजभाषा है। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी हमारी राजभाषा है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है।
जबकि अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। मतलब जो अंग्रेजी भाषा हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं तो वो विश्व में बोली जाती है, विश्व में भी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है तो वो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, भारत और विश्व की कुछ भाषाएँ इन प्रकार हैं। देखिए भारत है यहाँ पर विश्व है। भारत के राज्य हैं, गुजरात गुजराती बोली जाती है, उड़ीसा उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर विश्व में देश देख लेते हैं। भारत में हमारा भाषा हिंदी बोली जाती है, जापान में जापानी एंड इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। राइट, चलिए अब इसी तरीके से होता है लिपि। लिपि क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए जिन संकेतों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी जितनी भी उसमें मात्राएं होती हैं या संकेत बता रहे होते हैं कुछ, ठीक है, चिन्ह जिसको बोलते हैं, वो सब क्या कहता है, लिपि कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है, हर एक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। देखिए जैसे भारत की भाषा है हिंदी, ठीक है, भाषा का नाम हिंदी। हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी, ठीक है, देवनागरी। संस्कृत को हम देवनागरी, ठीक है। उर्दू हमारी फारसी भाषा से बिलोंग करती है, मतलब जो उसकी लिपि है वो फारसी है। फ्रेंच रोमन, जो हमारा फ्रेंच वाली लैंग्वेज यूज होती है वो हमारा रोमन, उसकी लिपि का नेम है रोमन। इसी तरीके से यहाँ पर भाषा का नेम और उसके नेम यहाँ पर भी दे रखे हैं। जैसे पंजाबी, तो पंजाबी जो है ये भाषा का नाम है, लेकिन जो इसमें लिपि का यूज़ होता है, जो लिपि होती है इसकी वो होती है गुरमुखी। राइट, जर्मन की होती है रोमन, अंग्रेजी की भी रोमन, नेपाली की होती है देवनागरी, ठीक है, देवनागरी होती है नेपाली की। क्योंकि भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, लेकिन उर्दू जो है वो हमारा फारसी की लिपि होती है। उसमें लिपि मतलब जो उसमें चिन्ह होते हैं, जो संकेत प्रयोग होते हैं वो किसके होते हैं, उसको हम लिपि कहते हैं, तो वो हमारे फारसी के होते हैं। राइट, चलिए अब जैसे आप अब हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, अब आपको ये नहीं पता कि ये व्याकरण होता क्या है, ठीक है। जब आप स्कूल में आते हैं तो आपके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, कुछ नियम होते हैं, आप उन दायरों के अंदर रह करके स्कूल में पढ़ाई करते हैं। सेम यार, व्याकरण भी आपका कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है कि उसमें एक लैंग्वेज के जो भी आप भाषा पढ़ रहे हैं उस भाषा के कुछ नियम हैं, आपको उन नियम से बाहर नहीं जाना है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके खुद के, जिसको हम व्याकरण कहते हैं। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। भाषा को उचित प्रकार से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए इन्हीं नियमों की आवश्यकता होती है। सही नियमों की जानकारी हमें भाषा के व्याकरण से ही प्राप्त होती है। इससे हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का पता चलता है। देखिए व्याकरण से हमें क्या पता चलता है कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है, क्योंकि देखिए आप कैसे बोलते हैं, कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा नहीं होता है, वो होता है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो होता है। राइट, लेकिन आप क्या कहते हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ, आप ये नहीं कहते कहाँ जा रहे हो, आप कहते हैं कहाँ जा रहे हो। राइट, इसलिए उसमें जब तक आपका व्याकरण क्या करता है, व्याकरण हमें शुद्ध तथा अशुद्ध होने का पता चलाता है कि हमारा वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं आपने क्या सीखा। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए गए संकेतों और चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। राइट, चलिए अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। थोड़ा सा अभ्यास कार्य है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का फर्स्ट, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं उनके नाम लिखिए। तो मैंने इसमें उत्तर लिख रखा है, हम 2 भाषाएं जानते हैं, हिंदी व अंग्रेजी। राइट, फिर आपका व्याकरण से आप क्या समझते हैं। तो व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर राज्य दे रखे हैं और उसकी भाषाएं दे रखी हैं। देखिए तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु। केरल में बोली जाती है मलयालम। ठीक है, गुजरात में गुजराती। पश्चिम बंगाल में बंगाली और गोवा में कोंकणी भाषा का यूज़ होता है। तो ये सारी मैचिंग है, आपको मैचिंग नहीं करनी है, आमने सामने आंसर लिखना है। राइट, तमिलनाडु तमिल, तेलुगु, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल मलयालम, गुजरात गुजराती, पश्चिम बंगाल बंगाली, गोवा कोंकणी। तो आपको मिलान नहीं करने, मैचिंग नहीं करनी है, नोटबुक में क्या लिखना है, आमने सामने लिखना है। राइट, देन उसके बाद निम्नलिखित देशों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। चीन में क्या बोली जाती है, मैंड्रिन।
मैंड्रिन भाषा बोली जाती है चीन में। कौन सी भाषा बोली जाती है? मैंड्रिन, जिसको आप चाइनीज़ कहते हैं ना, वो चाइनीज़ नहीं होती, चीन में मैंड्रिन भाषा होती है। रूस में रूसी भाषा बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रांसीसी, भारत में हिंदी, जापान में जापानी। राइट। उसके बाद आपका ये है आओ दोहराएं। आपको कुछ नहीं करना, कामकाज की भाषा राजभाषा, बोलकर व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक, लिखकर व्यक्त करने वाली भाषा लिखित, लिखने के चिन्ह को हम लिपि कहते हैं, विश्व में बोली जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा। राइट। अब ये ख वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। यहाँ पर राज्य दे रखे हैं और ये आपको एक पहेली सी दे रखी है। मीन्स जैसे आपके इंग्लिश में जंबल लेटर्स आते थे, ठीक उसी तरीके से इसमें कुछ भाषाओं के नाम छुपे हैं, वो आपको निकालने हैं। जैसे गुजराती, तो आपको यहाँ पर लिखना है गुजराती। यहाँ पर लिखा है कश्मीरी, कश्मीरी लिखना है, ठीक है। बंगाली, तो ये आपको खुद से छाटने हैं, मैं नहीं बताऊँगा। ओके, चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। राइट, थैंक यू।